सिलाई करते समय। समझ आ गई? हुण मैं तुहाडे तो कुछ प्रश्न पुछदी हां, तुसीं उन्हां दा जवाब देना। मशीन दे हेठले हिस्से विच जो दंदेनुमा पुर्जा लग्या हुंदा है उस नूं की कहंदे हन? हाँ जी दसो। हाँ जी होर कोई? उसनूं फीड ड्रॉप कहते हैं, जिसके ऊपर के दंदेनुमा पुर्जा लग्या हुंदा है, इसदे विच सूई ऊपर हेठा शटल विच जाती है। समझ आ गई सारिआं नूं? मशीन दे नीचे हेठा जिहड़ा पुर्जा लग्या होया है इसदा की काम है? हाँ जी दसो। इसदे विच फिर की वाली जो डब्बी हुंदी है वो फिट कीती जाती है, इसका ये काम है। तुसीं मैनूं हुण दस सकदे हो कि मशीन दी संभाल करते समय इस तो इलावा होर किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा है? हाँ जी दसो। बिल्कुल ठीक, शाबाश। इन्होंने दस्सिया है कि मशीन दे विच धागा नहीं फसन देना चाहिए। ये भी बहुत ध्यान रखने जो गल है कि जो मशीन जो असीं मशीन ते काम करते हैं उसदे विच कोई भी धागा नहीं फसना चाहिए, क्योंकि जेकर धागा फसदा है तो सिलाई नहीं सही तरह हो सकती। समझ आ गई? ठीक है सर। वालों तुसीं सारे ने मशीन दे पुर्जियां बारे लिख के ते ओहदा चार्ट बना के लिआउणा है। मशीन हर कर चुकी ना बेटा, यदि रिपेयर बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। पार्ट्स बारे पता होएगा ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਖੇਚਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ ਪੁਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। परफॉर्म करेंगे। ओके, ये मेरे हाथ में क्या है? रबर बैट और ये ट्यूनिंग फॉर्क। आप इधर आइए, देखिए अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करूंगी। क्या ऑब्जर्व किया आपने? साउंड गुड, सिट डाउन। ऐसे ही मेरे हाथ में क्या है? पेंसिल बॉक्स। इसके ऊपर हमने एक रबर डाला हुआ है, रबर बैग, जिसपे हमने साइड्स में दो पेंसिल्स लगाए हुए हैं। आप इधर आइए, इसको सेंटर में से ऊपर की साइड क्या ऑब्जर्व किया आपने? साउंड राइट, गुड, सिट डाउन। आप इधर आइए बेटा, आइए, इसको सेंटर में से फिट कीजिए। क्या ऑब्जर्व किया आपने? Don't laugh. Sound right. Okay. Good. Now, this is the glass filled with water. आप इधर आइए बेटा।
ध्यान से देखिए पानी, ठीक है। हम फिर से इसी ट्यूनिंग फॉर्क को इस रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और इमीडिएटली इस पानी के गिलास में डालेंगे और ये हमें बताएंगे कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है। ओके एवरीवन, क्या ऑब्जर्व किया बेटा? आपने देखा पानी पहले कैसा था? इट इज इन रेस्ट ना। अब दोबारा देखिए, साउंड तो इसमें आएगी। चलिए आप जाइए, आप आइए, नहीं आप बैठ जाइए, आप आइए, कोई भी नहीं हंसेगा। क्या ऑब्जर्व किया आपने? साउंड की आवाज इसमें आई और पानी स्टेबल था, फिर ये पानी हिला ना। ओके गुड, गो सिट डाउन। स्टूडेंट्स, पहले हमने इसी ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक किया तो हमने साउंड ऑब्जर्व हुई, राइट। और उसके बाद हमने इसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जब इस पानी के गिलास में डाला जो कि रेस्ट की पोजीशन में था, तो उसमें क्या हमें वेव्स ऑब्जर्व हुई, मतलब पानी स्टेबल था। और जब हमने वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को से बीच में बिल्कुल डाला तो क्या हुआ, पानी हिलने लग गया। इससे क्या होता है कि साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके गई, तभी पानी जो कि रेस्ट पे था हिलने लग गया, या मतलब ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह गया। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन द टॉपिक प्रोपगेशन ऑफ साउंड। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज साउंड। साउंड होता क्या है? साउंड को अगर हम सिंपल वर्ड्स में यूज करें तो क्या कहेंगे? आवाज। साउंड क्या होती है? एक आवाज होती है, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको सुन रहे हैं, आवाज है। अगर आप बोलकर मुझे रिप्लाई बैक करेंगे तो वो क्या होगी? आवाज होगी। मतलब कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन बनाने के लिए आवाज का एक माध्यम है और वो जरूरी भी है आज के टाइम में, वरना हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? इट मींस कि साउंड बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। अब हमने हीट एनर्जी पढ़ी हुई है, लाइट एनर्जी पढ़ी है कि लाइट भी एनर्जी होती है, हीट भी एनर्जी होती है। उसी तरह बेटा साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग थ्रू ईयर्स। साउंड क्या है? वो भी एक एनर्जी होती है जो कि जिसकी वजह से हमें क्या सेंसेशन होती है? हम सुन सकते हैं, और सुनते किससे हैं? ईयर्स के थ्रू सुनते हैं, राइट। तो साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। जैसा कि हमने पहले क्या किया था, इस ज्योमेट्री बॉक्स को लिया था और इसको क्या किया था, बीच में से इस रबर को ऐसे फिट किया, राइट। अब रबर को तो बीच में से फिट किया था, है ना, और क्या हुआ, रबर बीच में हिलने की जगह सारा रबर मूव किया, यहाँ से भी मूव किया और यहाँ से मूव किया। सबको दिख रहा है? तो यहाँ से हमने रबर को फिट किया था और ये यहाँ से भी मूव किया और यहाँ से भी मूव किया। इसका मतलब साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। Vibration is necessary for the production of sound. या फिर क्या कहेंगे? Vibration of any object produces sound. अब vibration, मैंने word mention किया vibration. Vibration का मतलब क्या होता है? It is the rapid to and fro motion of an object. Like me, अगर मैं आगे जा रही हूँ, पीछे जा रही हूँ, जल्दी आगे पीछे जाऊंगी, ये क्या होगी? रैपिड मोशन, और इसी को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। Rapid to and fro motion of an object is termed as vibration. अच्छा, हम एक एक्टिविटी और करते हैं। आप अब अपनी नेक पे हाथ रखिए यहाँ पे स्लोली, और कुछ भी बोल के देखिए, स्लोली बोलिए। क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्वाइट क्वाइट क्वाइट, एवरीवन क्वाइट। यस, सेकंड वन, आप बताइए बेटा क्या लगा आपको जब आप बोल रहे थे यहाँ पे हाथ रख के? ऊंची बोलिए। Sit down, good. Yes, आप बताइए बेटा, जब हम बोल रहे थे तो आपने क्या ऑब्जर्व किया?
आपने यहाँ बोल के हाथ रखा तो आपको कुछ ऑब्जर्व हुआ, आपको लगा यहाँ कुछ हिल रहा है जब आप यहाँ बोल रहे हो? Sit down. Yes, Vibration. Vibration हुई. Good. Sit down. This is the larynx. This portion पे मैंने आपको अपना हाथ रखने के लिए कहा था, ये हमारी नेक में होते हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? larynx. This is the larynx region. और larynx region में क्या प्रेजेंट होते हैं? vocal cords. जो नेक में हमारा रीजन होता है उसे हम larynx कहते हैं और larynx में ये vocal cords प्रेजेंट होते हैं. जब हम बोलते हैं तो ये vocal cords क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं और जब ये vocal cords वाइब्रेट करते हैं तो जो हम बोल रहे हैं वो दूसरे को सुनाई देता है और हमारी साउंड की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. ओके अगर हमारी अब एक एग्जांपल है स्कूल बेल है. स्कूल बेल कहाँ होती है? बाहर कहीं भी ग्राउंड में बजती है, लेकिन कहाँ? सारी क्लासेस में सुनाई देती है आप सबको. तो वो क्या हुआ? आवाज है ना, वो वहां से वाइब्रेट होके यहाँ तक हमें सुनती है. तो साउंड क्या होगी? एनर्जी. अब साउंड वाइब्रेट भी होती है, हमने देख लिया साउंड होती क्या है. अब साउंड प्रोपगेट कैसे करती है? आज हमारा मेन टॉपिक क्या है कि साउंड प्रोपगेट कैसे करेगी. किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, किसी मैटर की, किसी सब्सटेंस की. उसको हम क्या कहते हैं? मीडियम. किसी चीज को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है. हमारा वो मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है. हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़े हैं ना कि सॉलिड, लिक्विड या गैस. तो वैसे हमारा मीडियम भी क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस. अच्छा अब हम आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं. इसमें हमारा मीडियम क्या होगा? आप तक मेरी आवाज किसके थ्रू ट्रैवल करके पहुंच रही है? बताइए. इट इज सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस. वेरी गुड. गैस कौन सी? मतलब कि जो एयर, जो हमारी एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है वो हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ. कि मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंची? एयर के थ्रू. मतलब कि हमारा कांटेक्ट किस थ्रू से? एयर के थ्रू. तो आज हम क्या करते हैं कि साउंड एयर के थ्रू कैसे ट्रैवल करेगी. अभी मैंने आपको ये दिखाया था ना कि जब हमने इसको सेंटर में से पिक किया तो ये सारी रबड़ मूव करी सेंटर की जगह. और सिमिलरली जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क को पानी में डाला था तो पानी सेंटर की जगह सारा वाइब्रेट हुआ कि सेंटर रेस्ट पे था और सारा मोशन में आ गया. कैसे? वाइब्रेट होके. इसका मतलब कि जो हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली हमारे कानों तक आवाज नहीं पहुंचाता, वो उसके एडजेसेंट पार्टिकल्स जो भी उसके साथ और सबसे क्लोज पार्टिकल होगा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि वहां भी उसके ऊपर क्या है? एनर्जी आए, वो भी आगे मूव करे. और सिमिलरली जो एडजस्टिंग पार्टिकल होता है जो रेस्ट की पोजीशन में होगा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ताकि वो कब तक होता रहे? जब तक हमें वो आवाज सुनाई ना दी जाए. तो ये कब तक होता है प्रोसेस? जब तक वो आवाज ऑब्जेक्ट से लेकर हमारे कानों तक नहीं पहुंचती. ओके स्टूडेंट्स. अब हम एग्जांपल किसकी लेंगे? ट्यूनिंग फॉर्क. जो मैंने आपको दिखाया था ट्यूनिंग फॉर्क का ना, अभी ये क्या है? रेस्ट की पोजीशन पे है, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा. सिमिलर है, कोई वॉइस नहीं सुनेगी जब तक हम उसे नहीं हिलाएंगे या जब तक हम उसे कहीं स्ट्राइक नहीं करते, कुछ नहीं सुनता. लेकिन जब हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को बाहर की तरफ, बाहर की डायरेक्शन में उसको पुश करेंगे तो क्या होगा? वो बाहर के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर लगाएगा. प्रेशर रीजन ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो प्रेशर रीजन ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे ना, कंपैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे. और जब पार्टिकल्स पास आ जाते हैं या कंपैक्ट हो जाते हैं तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे? कंप्रेशन. इस रीजन को क्या कहेंगे बेटा? कंप्रेशन. जब पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, हाई प्रेशर रीजन बनाते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम यहाँ कहते हैं कंप्रेशन, या इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी. ठीक है. एक्सक्यूज मी, सभी बच्चों को थोड़ा टाइम मिले है ना, टाइम को मैनेज कर रहे हैं. देख ली हमने आपकी सारी परफॉर्मेंस है. Ma'am, should I take my CD or should I put it here with you? नहीं ले जाओ बेटा.
I'm here to teach you science today. But before proceeding further, I will ask you some questions. Whoever knows the answer, please raise your hands. Nobody will give collective answers. ठीक है? कोई भी इकट्ठे जवाब नहीं देगा, ठीक है? मेरा पहला सवाल है आपसे, What do we breathe in? हम अपने अंदर क्या ब्रीथ करते हैं? What do we breathe in? जब हम सांस लेते हैं, हम अपने अंदर क्या लेके जाते हैं? Yes. Very good. Sit down. जब हम सांस लेते हैं, तब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है या एयर जाती है, ठीक है? मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे ये है कि जब हम नोज के जरिए सांस लेते हैं, तब वो जो एयर है, वो हमारे किस हिस्से में जाती है? बॉडी के किस हिस्से में जाती है? Anyone? Yes? Anyone? वो हमारी बॉडी के लंग्स वाले हिस्से में जाती है, फेफड़ों में जाती है, ठीक है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि लंग्स के जरिए हवा पूरे शरीर में कैसे फैलती है? लंग्स के जरिए हवा पूरे शरीर में कैसे फैलती है? जी, वेरी गुड, सिट डाउन। सही जवाब दिया उन्होंने कि ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में जो है हवा पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है? उसके बाद आप क्या ये जानते हैं कि ब्लड हमारे बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट करता है या किसकी मदद से सर्कुलेट करता है? यस जी, वेरी गुड, सिट डाउन। हार्ट की मदद से सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। ब्लड जो है वो हार्ट की मदद से हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है? हार्ट किस तरीके से काम करता है, क्या कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है हार्ट किस तरीके से काम करता है? चलिए फिर आज हम पढ़ेंगे कि हार्ट किस तरीके से काम करता है इन सर्कुलेटरी सिस्टम। टॉपिक इज Yes, start writing. Start writing, students. Circulatory system. Circulatory system. आज हम humans के circulatory system के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लिखेंगे कॉपी में, कैरी गैसेस, और इसके अलावा क्या है? कैरी गैसेस पूरी बॉडी में कैरी करने के लिए गैसेस को, और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एवोल्यूशन हुआ है, मतलब विकास हुआ है इंसानों, ठीक है? एक तो गैसेस कैरी करने के लिए और दूसरा क्या? न्यूट्रिएंट्स कैरी करने के लिए। आज जो हम हमारा जो कंसर्न है वो गैसेस ट्रांसपोर्ट के साथ है। जो न्यूट्रिएंट्स वाला हिस्सा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है? वो एक अलग सिस्टम है। आज हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पूरी बॉडी में गैसेस जो है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? मैडम जी आप उधर ही खड़ो ना, हाँ जी, उधर ही खड़ो। वो ना बैकग्राउंड आ रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? इसमें सबसे क्या है, पहले जो चीज है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने सांस अंदर ली, सांस कहाँ पर गई? लंग्स में। हम सांस लेते हैं, सांस कहाँ पर जाती है? ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर जाती है? लंग्स में जाती है, ठीक है? उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन जो है या पूरी जो गैसेस होती है, आपको पता है हवा जो है वो गैसेस का मिश्रण है। गैसेस का मिश्रण है, सिर्फ उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड
चली जाती है, ठीक है। वापस जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम से लंग्स में चली जाती है, ठीक है। समझ आई इतनी बात मेरी? हवा सबसे पहले नोज के जरिए हम अंदर लेते हैं, फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या है, ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाती है और बॉडी से जब फिर क्या है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ये वापस कहाँ चली जाती है, जो आपकी एयर है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है और वहां से वापस लंग्स में चली जाती है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलती रहती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? यस यू क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारी जो चीजें एक साइक्लिक मैनर में चलती रहती हैं, गोलाकार आकृति में चलती रहती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? यस, आप बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सी चीजें एक साथ काम करती हैं? Yes, listen to him. सबसे पहले हवा ऑक्सीजन लंग्स में जाती है जी, उसके जरिए वह सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसके बाद ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वो वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है जी, और वापस लंग्स में। वेरी गुड, सिट डाउन। सुना सबने क्या बोला उन्होंने? सबसे पहले लंग्स में, लंग्स से फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में, देन अगेन टू बॉडी और उसके बाद अगेन टू सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके बाद फिर दोबारा लंग्स, ठीक है। बस सभी बच्चों को टाइम दे देना थोड़ा थोड़ा, हमने देख अपनी लिया। स्लाइड आगे लगाओ कि बनाया हाँ, स्लाइड को शो कर दो, नहीं कोई नहीं। हाँ, ਇੱਧਰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ। मम्मी ये स्लाइड शो में चलता तो है। आप ऐसे ही कर दो ना, नेक्स्ट वाला बस next, हाँ। ये साइकिल तो नहीं है। फर्दर करूँ मैं अपना? नहीं बस आप शुरू कर दो उसको, स्लाइड को शुरू। चलो बस बेटे, ओके जी। हाँ, हार्ट का शो कर दो कुछ, जो आपके लेसन प्लान का कोई स्पेशल पार्ट रह गया वो आप शो कर दो। एक्चुअली मेरे पास रेयर हार्ट था, मेरे ग्रुप का। हाँ दिखा दो, शो हाँ, कर दो। बेटे शो कर, है दिखाओ। वो मैं एक्चुअली स्ट्रक्चर इनको करवाने के बाद शो करने वाली थी। कोई बात नहीं, आप वो बीच में से उतना पार्ट, इतना पार्ट करवा। हाँ हाँ कोई नहीं, आपकी देख ली हमने, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वो हमने कर लिए नोट। वो जो पार्ट है आप अपना कोई स्पेशल रह गया आपका दिखाने का, वो शॉर्ट में दिखा दो। हाँ एक मिनट, जरा सा इनको स्ट्रक्चर बता के फिर मैं बताओ। ठीक है। सबसे पहले मेन हिस्से जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो है हार्ट, ठीक है। ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, इन तीनों में क्या रिलेशन है कि जो हार्ट है वो ब्लड
घुमाता है, किसकी मदद से घुमाता है? ब्लड वेसल्स की मदद से, आर्टरीज और वेन्स की मदद से, ठीक है। तो इसमें मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर करवाती हूँ। सबसे पहले हार्ट जो है, ह्यूमन जो हार्ट है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में लोकेटेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। ये मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती, सिर्फ मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके 4 चैम्बर्स है। एक दूसरी बात ये है कि इसका जो साइज है वो एक क्लेंच्ड फीस्ट के बराबर होता है, बंद मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर करेंगे। इसमें क्या है, हार्ट जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं इसके। पहला चैम्बर ये, दूसरा ये वाला, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ दिस वन, ठीक है। पहला क्या है, राइट ये फर्स्ट वन जो है वो है राइट ऑरिकल, इसको कहते हैं राइट ऑरिकल। ये जो दो ऊपर वाले हैं इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स, ठीक है। ये जो दो नीचे वाले इनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये हो गया राइट, और उसके अलावा ये राइट और लेफ्ट में भी डिवाइडेड होता है। राइट हो गया राइट ऑरिकल, और यहाँ पर क्या आ गया, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर आ गया राइट वेंट्रिकल। देन नेक्स्ट ये क्या आ गया, लेफ्ट लेफ्ट क्या है, ऑरिकल, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। समझ आए बच्चों आपको? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ से एक आर्टरी अराइज होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। आप लिख रहे हैं साहब ने, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है, ये यहाँ से कहाँ से राइज होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होके कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी क्या होती है, 2 वेन्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी आर्टरी राइज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खड़का क्यों करते हैं, अयोटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो कहाँ पर जाती है, लंग्स में जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन्स भी, इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल में से सबसे बड़ी आर्टरी राइज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरोटा। क्या बोलते हैं, समझ आया बच्चे आपको इसमें स्ट्रक्चर? ठीक है। इसके बाद हम करेंगे वर्किंग। वर्किंग ऑफ हार्ट। यस बच्चे, वर्किंग ऑफ हार्ट। बेटे बस ये सबको पार्टनर के लिए टाइम के लिए अभी हमने आपकी सब देख लिया, ओके बढ़िया। नेक्स्ट फर्स्ट
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले करेंगे न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। तो लिखिए न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता था? कहता न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट, लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट at rest or in the state of motion, according to Newton first law, न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु आराम या गति की अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक क्या नहीं करते हम उस पर बल नहीं लगाएंगे। वेरी गुड। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को, अगर कोई चीज चल रही है, कोई चीज अगर सपोज कर लीजिए मैं इसको धक्का लगा रहा हूं, तो अगर आप इस टेबल को रोकना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बल लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई वस्तु आराम की अवस्था में तो आराम की अवस्था में रहेगी, अगर गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक हम क्या नहीं करते उस पर बल नहीं लगाते। नोट कर लिया सब? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फुटबॉल पड़ा है, जब तक हम फुटबॉल को किक नहीं करेंगे तब तक क्या फुटबॉल अपनी जगह से क्या है नहीं हिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर फुटबॉल को हम अपनी जगह से हिलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उस पर बल लगाएंगे, उसको क्या करेंगे? किक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इनर्शिया। सेकंड करेंगे इनर्शिया। इनर्शिया मींस जड़ता। तो इनर्शिया क्या होता है? Inertia is an ability of an object to resist का मीनिंग होता है रोकना। तो इनर्शिया क्या होता है? ये किसी भी वस्तु की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण, जहां एबिलिटी कहते हैं जिसे, जिसके कारण वो क्या करता है, अगर वो मोशन की अवस्था में है तो इस मोशन की अवस्था को रोकने का जतन करता है। रेजिस्ट द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। क्या होता है? इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अगर कोई वस्तु रेस्ट की पोजीशन में है तो अगर हम उसको धक्का लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा? इनर्शिया क्या करेगा? उसको रोकने की कोशिश करेगा, मतलब कि हमारे बल का अपोज मोशन करेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? यस। क्या होता है इनर्शिया? ठीक है बेटे, बस ओके।
स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी। जिन स्टूडेंट को उनके आंसर्स आते हो वो अपने हाथ खड़े करेंगे, एक साथ आंसर नहीं देना, ओके? बच्चों प्लीज कीप क्वाइट। व्हाट इज इन दिस कैन? गैलन। इस कैन में क्या है? अपने हाथ खड़े करेंगे जिन बच्चों को पता है व्हाट इज इन दिस कैन। हाँ जी बच्चे, आप बताइए। रिफाइंड ऑयल, गुड। सिट डाउन प्लीज। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल इज फैट। वेल, हाँ जी बच्चे, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। इसे आप टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि ये क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, टेस्ट करो और बताओ कि क्या है। मुंह में लेके बताओ, टेस्ट करो बच्चे। अरे बच्चे आप करो, टेस्ट करो बच्चे। वेरी गुड, आप करो और बताओगे इसका टेस्ट कैसा है, कैसा लगा आपको? मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है? मीठा। वेरी गुड, सिट डाउन। दिस इज शुगर। आवाज नहीं, प्लीज कीप क्वाइट। दिस इज शुगर। शुगर इज कार्बोहाइड्रेट। Okay. What are these? इस बाउल में क्या है? बच्चे एक साथ ऐसे नहीं बोलना, अपने हाथ खड़े करने हैं। जिन स्टूडेंट को आंसर आते हैं केवल वही रेस्पॉन्स देंगे। हाँ जी आप बताइए। बढ़िया, वेरी गुड, सिट डाउन। These are soybean beans. आवाज नहीं, बिल्कुल भी। These are soybean beans. It is protein. बच्चों, what are refined oil, sugar and soybeans? Refined oil, sugar और सोयाबीन क्या है? अच्छा चलो मैं मेरा क्वेश्चन चेंज करती हूँ। रिफाइंड ऑयल का यूज हम कहाँ करते हैं? केवल हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी आप बताइए। सब्जी बनाने में, मतलब इसका यूज हम करते हैं सिट डाउन, खाने में। देन रिफाइंड ऑयल, शुगर, सोयाबीन्स which are fats, carbohydrate, protein. These are complex organic food materials. यानी कि ये जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं। अब आप ये बताइए, हाउ these are digested in our body, कि ये हमारे शरीर में किस तरह से पाचित होते हैं। How these are digested in our body। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Well, students, today we will discuss about the structure of human digestive system.
soluble molecules through digestive system. पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचन ग्रंथियां। आज जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो हम करेंगे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। आहार नाल को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप मुझे ये बताओ कि आप भोजन कैसे लेते हैं। हाउ डू वी टेक फूड, हम भोजन कैसे लेते हैं। हाँ जी आप बताइए। खाते कहते हैं मुंह के द्वारा। वेरी गुड, सिट डाउन। बाय माउथ। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल का जो फर्स्ट पोर्शन है, आवाज नहीं करो बच्चे और इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपीज में। प्लीज नोट डाउन इट इन योर नोटबुक्स। Digestive system consists of 2 parts, alimentary canal and digestive glands. And here we will discuss about alimentary canal. And the first part of alimentary canal is mouth, यानी कि मुंह। बच्चे ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया। This is our mouth. अब हम ये जो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी में ही है। आप अपने मुख को देखिए, अपने मुंह को देखिए। अपने मुंह को देखने के बाद आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये किन 2 चीजों से घिरा हुआ है या किन 2 चीजों से बाउंड है, तो इसका आंसर आपके पास बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, आप बताएंगे। लिप्स, वेरी गुड, सिट डाउन। Mouth is bounded by 2 movable lips. Move करते हैं ना, ये मैं बोल रही हूँ, move करते हैं ना ऊपर नीचे। These are 2 movable lips. Upper lip यानी कि हमारा ऊपरी होठ, upper movable lip and lower lip, lower movable lip। दोनों लिप क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मुख जिस गुहा में खुलता है उस गुहा को हम क्या कहते हैं? आ करने पर जो चीज हमें दिखाई दे रही है, मुख जिस गुहा के अंदर खुलता है उस गुहा को हम क्या कहते हैं? हाँ जी आप बताइए। हाँ जी आप बताइए। अभी आंसर्स आ रहे थे, प्लीज। चलो अब मैं ये कहती हूँ कि कितने बच्चों को ये पता है कि मुख किस गुहा के अंदर खुलता है। प्लीज रेज योर हैंड्स, अपने हाथ खड़ा करें ताकि मैं पूछ सकूं उस बच्चे से। मुख किस गुहा में खुलता है? मुख केड़ी गुहा दे विच खुलता है? अभी रेस्पॉन्स आ रहा था सही, यहाँ से मैंने सुना था, लेकिन अब बच्चे हाथ खड़े करो तभी मुझे पता चलेगा ना कि मुझे आपसे किससे पूछना है। हाँ जी आप बताओगे। मुख गुहा के अंदर, सिट डाउन। इट इज बक्कल कैविटी। इंग्लिश में मुख गुहा को बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज बक्कल कैविटी। ये मुख है जिस गुहा के अंदर खुल रहा है, दैट इज बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी के अंदर या हमारे मुख गुहा के अंदर क्या क्या पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप मुझे जो आपकी टंग है या जो आपकी जीभ है, उस जीभ को आप अपनी अपर सरफेस पर लेके जाइए, यानी कि आपका जो ऊपर वाला पार्ट है उस पार्ट पर लगाइए। तो क्या आपको एक हार्ड चीज दिखाई देगी? हार्ड, कुछ हार्ड सा फील हो रहा है ना, वो हार्ड पोर्शन पैलेट है। हाँ हाँ ठीक है। और टंग जो कि आपकी लोअर की तरफ लेके जाते हो, यानी कि जब आप अपनी
जीभ को नीचे की तरफ लगाते हो तो वो बात जो याद आपका करना, पोर्शन function है पे। आपकी मुख गुहा का, लगा के देखो, वो आपका थ्रोट है। और ये साइड्स में आपके क्या है, इसका आंसर हाथ खड़े करो ताकि मैं पूछ सकूं। हाँ जी, आप बताइए। जांस, वेरी गुड, जबड़े। तो बक्कल कैविटी is bounded by palate, throat and on the sides by the jaws। ठीक है। अब पैलेट जो टंग आपकी अपर हार्ड पोर्शन पर लगी थी वो आपका हार्ड पैलेट है, यानी कि आपका कठोर तालु है, हार्ड पैलेट। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो होता है आपका सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट का जो फ्री एंड है, आपने एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी कि गले में जब किचकिच होती है तो वो एक किचकिच वाला जो एनिमेटेड दिखाते हैं, वो गले के किसी पोर्शन को पकड़ के लटक रहा होता है, तो वो जो लटकने वाला पोर्शन है आपका, दैट इज यूवुला। यूवुला, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूवुला क्या है, तो यूवुला इज हाँ जी, बस ना टीचिंग एंड शो करो, टीचिंग एड शो प्ले करो सर। सॉरी, हाँ कोई नहीं। वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ ए माउथ और विद द हेल्प ऑफ ए हैंड्स। मान लो मैंने खाना खाना है, मान लो मेरे हाथ पे खाना पड़ा, मैं ऐसे खाऊंगी ना, तो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। एंड हाउ दिस फूड इज गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ये खाना हमारे कैसे डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर जाके? नो, ओके, वी विल डिस्कस अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो प्लीज नोट डाउन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। रजिए बात
बातें नहीं करनी है, नोट कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखे, डेफिनेशन लिखे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लीज बातें मत करो, नोट डाउन कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम, it is a locally differentiated structure about 8 to 10 meter in length. How much length? How much length? कितनी length होती है इसकी? Yes, 8 to 10 meter. I will show you. Its length is 8 to 10 meter. चुनने से प्रॉब्लम हो रही है बार-बार इधर। Yes, no. This system have 5 steps. Please go down. 5 steps. First is ingestion. Please note down. First is ingestion. Second is digestion. साथ-साथ नोट करो जी. Third is absorption. Third is absorption. Fourth is assimilation. Fourth is assimilation. And fifth is egestion. We will discuss one by one. First of all, what is ingestion? Ingestion, the process of intaking the food in our mouth with the help of a hands. जब हम खाना खाते हैं अपने हाथों की सहायता से अपना खाना अंदर लेके जाते हैं, that is called ingestion. As you see in this picture, this person takes the food in our mouth with the help of a hands. जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पर्सन अपने हाथों से खाना खा रहा है. Do you know our ingestion occurs in our mouth? जो हमारी इंजेक्शन है सबसे पहले माउथ में भी होती है, क्योंकि जो हमारा माउथ है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो फर्स्ट पार्ट है. अच्छा आप बताइए हमारे माउथ में क्या क्या होता है? प्लीज बातें नहीं करनी है, ध्यान से समझो. रजे हमारे माउथ में क्या क्या होता है जैसा कि आप देख रहे हैं. यस यू खड़े हुई है. हमारे माउथ में क्या क्या होता है? क्या क्या? टीथ, टंग. गुड, सिट डाउन. टीथ एंड टंग. Teeth and tongue. Teeth and tongue. There are 4 types of teeth in our mouth. How many types? रजे हमारे माउथ में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 32 तो होते हैं हमारे दांत 32, लेकिन टाइप्स कितनी होती हैं? 4 टाइप्स. There are 4 types of teeth in our mouth. लिखिए अपनी कॉपी में कि हमारी बॉडी में हमारे माउथ में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. ओके, फर्स्ट इज इंसीजर्स. फर्स्ट इज इंसीजर्स. सेकंड इज कैनाइन. रजिस साथ-साथ नोट करते रहो. थर्ड इज प्रीमोलर. एंड फोर्थ इज मोलर. जो हमारे आगे वाले दांत होते हैं that is called incisors. जो incisors होते हैं helps in beating the food. जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे incisors है वो खाने को बीट करते हैं, उसको काटते हैं. अपनी कॉपीज पे लिखिए incisors helps in beating the food. Incisors helps in beating the food. Next, canines. These teeth are called canines. जो हमारे साइडों वाले दांत होते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे साइडों वाले दांत रहते हैं होते हैं canines. Canines helps in tearing the food. Canines helps in tearing the food. जो पर्सन मीट खाते हैं वो क्या? That person use canines. वो पर्सन अपने साइडों के दांत जो कि canines हैं उसको यूज करते हैं, क्योंकि जब मीट खाते हैं तो उसको हमें जो मीट होता है उसको हमेशा बीट नहीं करना होता, उसको हमेशा टीयर करना होता है. मतलब कि मीट को हमें टीयर करना होता है, उसको फाड़ना होता है. मतलब जो एनिमल कैसे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड
helps in grinding the food. Premolars helps in grinding food. That is called premolars. Next is molars. Molars helps in crushing the food. Molars helps in crushing the food. Molars helps in crushing the food. रजे बातें नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ लो. Next we will discuss about tongue. Next हम करेंगे टंग के बारे में. रजे क्या फंक्शन होते हैं